हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। जो आपका पेपर है, सेकंड पेपर, उसका थर्ड यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है समसामयिकी शैक्षिक चिंतन पार्ट वन। और दोस्तों, जो आपका चौथा यूनिट है इस पेपर का, उसमें समसामयिकी शिक्षक चिंतन का पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पार्ट वन समसामयिकी शैक्षिक चिंतन के बारे में, जो कि आपका 13 नंबर का यूनिट है और ये यूनिट 3 है, जिसके कंप्लीट सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। पहला आपका महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन। अरविंद जी द्वारा स्वयं का शैक्षिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उपयुक्त रहा। अरविंद के अनुसार सच्ची शिक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि तार्किक, शारीरिक व जीवनोपयोगी भी होनी चाहिए। इसे ही अरविंद ने समग्र शिक्षा कहा है। समग्र शिक्षा आपको पूछे अरविंद के अनुसार समग्र शिक्षा क्या है, तो फिर आपको लिखना है कि केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि तार्किक, शारीरिक और जीवनोपयोगी शिक्षा अगर है तो वो फिर समग्र शिक्षा के अंतर्गत आएगी। अरविंद के अनुसार अंतःकरण से उत्पन्न ज्ञान ही शिक्षा का प्रमुख ज्ञान है। उन्होंने अंतःकरण के 4 स्तर बताए। पहला है चित्त, दूसरा है मनस, तीसरा है बुद्धि और चौथा है ज्ञान। आपको ये ध्यान रखना है। अरविंद जी के अनुसार या अरविंद घोष के अनुसार अंतःकरण के 4 स्तर कौन कौन से हैं? चित्त, मनस, बुद्धि और ज्ञान। इनका मानना रहा कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है, अपितु उसका प्रसारण भी होना चाहिए। जितना ज्ञान हमें हो गया है उतना हम आगे उसको सर्कुलेट, आगे उसको शेयर भी करते रहे। जिस तरह से ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है, उनकी भी पढ़ाई में हेल्प करनी है, तभी वो सही मायने में ज्ञान या फिर सही मायने में शिक्षा वहाँ पर रहेगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरविंद के अनुसार। यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक कथन भी दिया है कि अरविंद के अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कृष्ट भी करती है। तो ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। कथन आपको देकर के पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन वाला प्रश्न आ सकता है। एक ये कथन दे देगा और 4 ऑप्शनों में पूछेगा कि ये कथन किसका है, तो फिर आपको अरविंद यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अरविंद घोष की शिक्षण विधियां हम देखते हैं। तो अरविंद शिक्षण की क्रमिक विधि के पक्ष में रहे हैं। इस विधि में विद्यार्थी को एक समय में अनेक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उसे एक समय में एक या फिर दो विषयों का ज्ञान दे करके और फिर बाकी विषय पढ़ाए जाते थे। पहले एक विषय का या फिर दो विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद में आगे के दूसरे विषयों को शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से ये इनकी क्रमिक विधि रहती है, तो इसे क्रमिक विधि कहते हैं। अगर आपको क्रमिक विधि का अलग से प्रश्न आता है कि क्रमिक विधि क्या है समझाइए, तो फिर आपको उसमें लिखना है कि एक समय में एक या फिर दो विषयों की ही शिक्षा दी जाती है। जब ये दोनों विषय, जब यह एक विषय कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद में अगले दूसरे विषय की शिक्षा शुरू करी जाती है, तो उसे ही क्रमिक विधि कहते हैं। क्रम से आपकी पढ़ाई वहाँ पर होती है। इसके बाद में देखिए, अरविंद द्वारा क्रमिक शिक्षण विधि के प्रतिपादित सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें देखिए, पहला है करके सीखना, दूसरा है विद्यार्थी का सहयोग, तीसरा है विद्यार्थी की स्वतंत्रता और चौथा है प्रेम व सहानुभूति का प्रदर्शन, पांचवा है विद्यार्थी की रुचियों का अध्ययन, छठा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, जिस भाषा में बच्चा आसानी से समझता हो, आसानी से चीज़ों को रिलेट करता हो अपने आप से, और सातवां बिंदु है विद्यार्थी के निजी प्रयास व निजी अनुभव को प्रोत्साहन देना, आठवां बिंदु है विषयों की प्रकृति के अनुसार विद्यार्थी की शक्तियों का प्रयोग। तो ये 8 सिद्धांत अरविंद द्वारा क्रमिक शिक्षण विधि के प्रतिपादित सिद्धांत रहे हैं। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरविंद के शैक्षिक उद्देश्य क्या रहे हैं। पहला उद्देश्य देखिए, विद्यार्थी की शारीरिक बुद्धि और उसके शरीर का पूर्ण तथा उत्तम विकास करना। दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थी की चित्त संबंधित क्रियाशीलता को उन्नत करके उसके अंतःकरण का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है विद्यार्थी की स्नायु, चित्त और मन की शुद्धि करके इस प्रकार विकास करना ताकि वह अपनी इंद्रियों का उचित विकास कर सके। चौथा उद्देश्य है विद्यार्थी की अभिरुचि के अनुसार उसकी स्मृति, कल्पना, चिंता और निर्णय क्षमता का विकास करना। उसका मानसिक विकास उससे हो पाएगा। तो इस तरह से ये विकास करना। और पांचवा यहाँ पर है विद्यार्थी की प्रकृति, प्रवृत्ति और भावनाओं को शुद्ध और संतुष्ट बना करके नैतिकता का विकास करना। और छठा यहाँ पर उद्देश्य है विद्यार्थी की व्यक्तिक और स्वतंत्र शक्तियों को पूर्णता की ओर अग्रसर करके उसका आध्यात्मिक विकास उससे हो पाएगा। सातवां उद्देश्य है विद्यार्थी को तथ्य संग्रह व निर्णय निकालने का प्रशिक्षण देकर के उसकी तर्क शक्ति का विकास कर सकें। इस तरह से ये 7 उद्देश्य आपको अरविंद के शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत ध्यान रखना है। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि श्री अरविंद इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन की स्थापना अरविंद की प्रतिभाशाली शिष्या मीरा अल्फसा ने सन 1952 में की। मीरा ने शिक्षक की निम्न विशेषताएं बताई।
पहली है, एक अच्छा शिक्षक होने के लिए पहले एक अच्छा संत, एक अच्छा नायक, एक अच्छा योगी होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता, वह अनुशासित व समग्र व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। तीसरी विशेषता बताई है, वह अपने अहम का त्याग करके और मन पर काबू कर सकने वाला होना चाहिए। चौथा उद्देश्य बताया, शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ साथ आगे बढ़े। और पांचवा उद्देश्य बताया, शिक्षक का सम्मान करने के लिए शिक्षक को सम्मानीय भी होना जरूरी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अलग से प्रश्न आ सकता है कि मीरा अलसफा ने शिक्षक के कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। ऑप्शनल प्रश्न आ सकता है कि कौन सी विशेषता मीरा अलसफा द्वारा बताई गई है। तो इस तरह से आपको शिक्षक की विशेषताओं के बारे में मीरा अलसफा द्वारा बताए गए तर्क भी आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि मीरा अलसफा ने 1952 में श्री अरविंद इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन की स्थापना करी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के बारे में। इसमें देखिए, टैगोर के अनुसार व्यक्ति का विकास रूढ़ियों, प्रथाओं व रूढ़िगत सिद्धांतों से मुक्त वातावरण में ही संभव है। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव होने देना चाहिए। टैगोर ने मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम कृति माना तथा कहा कि मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति प्रतिबिंबित होती है। टैगोर की आस्था जीवन के शाश्वत मूल्यों यथा सत्यम शिवम सुंदरम में थी तथा वे आत्मा की अमरत्व और स्वातंत्र्य में भी विश्वास रखते थे। टैगोर द्वारा स्वतंत्रता पर अधिक महत्व दिए जाने से तीन प्रकार की स्वतंत्रता उनके विचारों से व्याप्त होती है। पहला है मस्तिष्क की स्वतंत्रता, दूसरा है हृदय की स्वतंत्रता और तीसरा है इच्छा तत्व की स्वतंत्रता। तो तीन प्रकार की जो स्वतंत्रता उनके विचारों से व्याप्त होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि टैगोर हाथ, हृदय और मस्तिष्क की शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व का समन्वित विकास चाहते थे। विद्यालयों में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता, आनंद युक्त वातावरण और सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा का समर्थन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। इनके विद्यालयों में विद्यार्थियों की पूरी स्वतंत्रता के साथ शारीरिक व्यायाम की भी व्यवस्था थी। उन्होंने यह अनुभव किया कि परीक्षा के बोझ में लदी हुई शिक्षा न तो देश का उद्धार कर सकती है और न ही उच्च मस्तिष्क का निर्माण कर सकती है। इसलिए सभी मानसिक शक्तियों का विकास होना चाहिए ताकि विद्यार्थी केवल पुस्तकीय ज्ञान को रटना छोड़ करके तर्क करना, विचार विमर्श करना और कल्पना करना सीख ले। आगे देखिए, वे अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास चाहते थे। इसके लिए शिक्षकों से यह अपेक्षा थी कि वे विद्यार्थियों को चीज़ों पर रचनात्मक ढंग से संदेह करने, बौद्धिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें। और हर बात के लिए वो सवाल करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, अगर ये समीकरण इस तरह से बना है तो क्यों बना है, कैसे बना है, किन किन विधियों से बना है, वो सब कुछ वो डिटेल में हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जाने, तर्क करें और संदेह करके सारी जानकारी हासिल करें। तो ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करें, ऐसे मस्तिष्क का निर्माण करें। इसके बाद में देखिए आगे, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः टैगोर ने पाठ्यक्रम के विषय में अपने विचार निम्न प्रकार व्यक्त करें। पहला विचार दिया कि पाठ्यक्रम का स्वरूप उतना ही व्यापक होना चाहिए जितना शिक्षा का हम चाहते हैं। और दूसरा विचार दिया, पाठ्यक्रम का प्रयास संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करना होना चाहिए। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा विचार उन्होंने दिया है कि उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन किया जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित हो, ताकि हम जीवनचर्या जो है, हमारा जीवन व्यापन कैसे करना है उस बारे में अच्छी तरीके से जान सके, आसानी से हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उनका निवारण करना सीख सकें। इसके बाद में चौथा विचार उनका क्या था कि पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से टैगोर ने पाठ्य पुस्तिका का निर्माण किया जो सामान्य पुस्तकों से भिन्न रही। पांचवा विचार उनका था, वे विद्यालय के वातावरण को भी पाठ्यक्रम का अंग मानते हैं जिसका शिक्षा योजना में महत्वपूर्ण स्थान हो। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है शिक्षा व अनुशासन के संबंध में टैगोर के विचार। इसमें आपको एक लाइन जरूर से यहाँ पर ध्यान रखनी है कि टैगोर ने सच्चा अनुशासन बच्चों के बारे में वो बताया है कि जो विद्यार्थी की आत्मा में अंकुरित होता है, यानी कि हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चे को कि आप सीधा बैठो, सावधान खड़े हो या इस तरह से अपना काम करो। बच्चे को अगर कोई दिक्कत है, अगर उसने कोई गलती करी है, तो फिर उसको आत्म प्रायश्चित ही उसका सर्वोत्तम दंड होता है। उसको खुद को ये होना चाहिए कि मैंने ये गलती करी है और इसका सुधार मुझे करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे विद्यालय में छात्र स्वयं अपने आप को दंडित कर लिया करते थे, मैंने कभी उन्हें दंड नहीं दिया। यहाँ टैगोर महात्मा गांधी जी के विचारों के समीप आते हैं। महात्मा गांधी जी के तरह ही की विचार उनके अंतर्गत भी थे। तो यहाँ पर आपको यही बातें ध्यान रखनी है कि आपके जो अनुशासन के संबंध में क्या विचार थे टैगोर के। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, कई बार आया भी है। तो आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ऊपर के जो बिंदु हैं उनमें भी इसी तरह से बात करी गई है कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है
जब विद्यालय का वातावरण सहानुभूतिपूर्ण हो। उन्होंने ऐसे अध्यापकों की आलोचना की जो अनुशासन के नाम पर बालकों को यातना देते हों। अनुशासन के लिए बाहरी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि आप बाहर से उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। तो ऐसा करने से बच्चा क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए रट कर के आप जो चीज़ें सिखाएंगे उनको सीख लेगा, जो बातें आप बताएंगे उनको याद कर लेगा, बट लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग वो उन चीज़ों को गौर नहीं कर पाएगा, उनको अपने जीवन में नहीं ला पाएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसको आत्म प्रायश्चित वहाँ पर होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो इसका मुझे सुधार करना चाहिए, तो वो सब कुछ उसे पता होना चाहिए। शिक्षा कोई यंत्रात्मक या निर्जीव प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसमें जीवन तथा गतिशीलता है। इसलिए विद्यार्थी को शिक्षा स्वयं विद्यार्थी बनकर के देनी चाहिए, जिसका आधार सहानुभूति है। तो ये आपको ध्यान रखना है शिक्षक व अनुशासन के संबंध में टैगोर के विचारों को। इसके बाद में अब हम बात करते हैं गांधी जी का शिक्षा दर्शन। तो इसमें देखिए, गांधी जी का शिक्षा दर्शन मूलतः प्रगति की पश्चिम की अवधारणा से अलग हट करके भारत के पुनर्निर्माण के स्वप्न से संचालित था। औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना गांधी जी की पश्चिम सभ्यता की समग्र आलोचना का हिस्सा रही। औपनिवेशीकरण गांधी जी की दृष्टि में सत्य और अहिंसा का निषेध करता था, जिन्हें वे दो सर्वोच्च मूल्य मानते रहे। इसके बाद में देखिए, गांधी जी एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते थे जो छोटे छोटे आत्मनिर्भर समूहों से मिलकर के बना हो। गांधी जी के शिक्षा दर्शन का केंद्रीय विचार एक अहिंसक समाज के लिए अहिंसक स्वावलंबी व्यक्ति का निर्माण करना है। गांधी जी ने अपने सभी शैक्षणिक प्रयोगों में व्यक्ति की इसी आत्मनिर्भरता पर सर्वाधिक जोर दिया है। इसके बाद में देखिए, स्वावलंबन व शारीरिक श्रम के संबंध में गांधी जी के विचार। इसके अंतर्गत हमें ध्यान रखना है कि गांधी जी ने शिक्षा को श्रमशील लोगों के नज़रिए से देखा है। वे मानते थे कि श्रमिक परिवारों के विद्यार्थी बहुत उत्साह के साथ कामकाज में अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं। वे जानते थे कि काम के बिना रोटी नहीं मिल सकती। गांधी जी के अनुसार शारीरिक श्रम का तात्पर्य स्कूल के संग्रहालय के लिए वस्तुएं अथवा खिलौने तैयार करना नहीं है, जिसका वास्तव में कोई मूल्य न हो। विद्यार्थी बाजार में रखे जाने लायक वस्तुएं तैयार करें। उनका मानना था कि इस तरह से तैयार विद्यार्थी आत्मनिर्भर रहेगा और आत्मविश्वास से भरपूर होगा। इस तरह वह स्कूल और घर के बीच निरंतरता बनाए रख सकेगा। गांधी जी ने इसे ही स्वावलंबन की शिक्षा कहा है, और गांधी जी का स्वावलंबन का विचार उनके दर्शन का सार था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहा। उस बारे में बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उनके अनुसार मातृभाषा एक ऐसा साधन रही है जिसके द्वारा विद्यार्थी को अपने देश के विचारों, भावनाओं और आकांक्षाओं की बहुत बड़ी विरासत हासिल होती है। मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम रखने के पीछे उनका यह तर्क था कि विद्यार्थी विद्यालय के शुरुआती वर्णों में अपनी मातृभाषा में ही अपनी बात को ज़्यादा स्पष्टता के साथ में रख सकता है, ज़्यादा स्पष्टता के साथ में समझ सकता है। इस तरह से आपको बातें समझनी हैं। इसके बाद में देखिए, गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के प्रश्न भी कई बार आए हैं। तो बुनियादी शिक्षा का अर्थ आपको ध्यान रखना है। बुनियादी या बेसिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से है जो बालकों को पुस्तकीय और अव्यवहारिक शिक्षा से हट करके एक मूलोद्योग पर आधारित व्यवहारिक और सर्वांगीण विकास की शिक्षा देता है। तो बुनियादी शिक्षा कहलाती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बुनियादी शिक्षा योजना के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिनमें पहला है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के लिए, उन सब के बारे में आप ये चीज़ें जानते हैं। इसके बाद में दूसरा बिंदु है मातृभाषा के माध्यम से सीखना। तीसरा है स्वावलंबी शिक्षा उनको देना। चौथा बिंदु है जीवन से संबंधित शिक्षा देना जो उनके काम आए आगे चल करके। पांचवा बिंदु है हस्त कौशल पर आधारित शिक्षा देना, उनको एक कोई भी प्रोफेशन में कोई काम सिखा देना, जैसे मान लो लोहार, कारीगरी या फिर कताई बुनाई, इस तरह के कोई भी एक हस्त कौशल का काम उनको सिखा देना। और छठा है नागरिकता की शिक्षा देना। तो इस तरह की 6 उनके योजना सिद्धांत, शिक्षा योजना सिद्धांत रहे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम भी आपको ध्यान रखना है। पहला है हस्त कौशल और उद्योगों के बारे में शिक्षा देना। दूसरा है मातृभाषा के ऊपर। तीसरा है व्यवहारिक गणित। चौथा बिंदु है सामाजिक विषय। पांचवा है सामान्य विज्ञान। छठा है संगीत व चित्रकला। सातवां है स्वास्थ्य विज्ञान। आठवां है आचरण शिक्षा। तो 8 पाठ्यक्रम आपको ध्यान रखने हैं बुनियादी शिक्षा के, जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद में हम बात करते हैं बुनियादी शिक्षा के गुणों के बारे में। पहला गुण है मनोविज्ञान शिक्षा पद्धति है। दूसरा है दार्शनिक आधार है इसका। तीसरा है आर्थिक समस्या का समाधान इसमें होगा। चौथा बिंदु है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता इसमें बनी रहेगी। पांचवा गुण है अहिंसक क्रांति की अग्रदूत। और छठा गुण है उत्पादन पर जोर। सातवां गुण है भारतीयता की छाप इसमें रहेगी। आठवां गुण है सामाजिकता शिक्षा, सामाजिक शिक्षा। और नौवां गुण है चरित्र का निर्माण। और 10वां है सर्वांगीण विकास इसमें होगा। तो ये इसके बुनियादी शिक्षा के गुण आपको ध्यान रखने हैं।
और इसके बाद में अब बात कर लेते हैं बुनियादी शिक्षा के दोष के बारे में। पहला दोष है आर्थिक पक्ष पर अत्यधिक जोर इसमें दिया जा रहा है। दूसरा दोष है राष्ट्रीय धन का अपव्यय। तीसरा दोष है निर्मित वस्तुओं की बिक्री की कठिनाई। चौथा दोष है औद्योगिक उन्नति में सामंजस्य न होना। पांचवा दोष है भार स्वरूप बेसिक क्राफ्ट। और छठा दोष है असंतुलित पाठ्यक्रम। तो इस तरह से आपको दोष भी ध्यान रखने हैं 6 बिंदुओं के अंतर्गत, और गुण भी ध्यान रखने हैं 10 बिंदुओं के अंतर्गत। शॉर्ट आपको इतना जरूर से ध्यान में रखना है कि गुण और दोष के बारे में अगर प्रश्न आता है तो आपको एज इट इज इस तरह से लिख देना है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर का शैक्षिक दर्शन। अंबेडकर के अनुसार शिक्षा सभ्यता और संस्कृति की मापक है। इससे यह पता चलता है कि विकास की दृष्टि से किसी समुदाय की क्या स्थिति है, वह किस ओर जा रहा है, लेकिन शिक्षा एक उपकरण है, न कि मनुष्य की बौद्धिकता का पैमाना। अंबेडकर के शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा जो है सभ्यता और संस्कृति की मापक है, और शिक्षा से ही पता लगता है कि विकास की दृष्टि से किसी समुदाय की क्या स्थिति है, वह किस ओर जा रहा है। और शिक्षा एक उपकरण है, न कि मनुष्य की बौद्धिकता का पैमाना, ये आपको ध्यान रखना है। अंबेडकर शिक्षा से अधिक मनुष्य की मूल बुद्धिमत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं। अंबेडकर के अनुसार हर कोई मनुष्य यह समझने के लिए कि वह खुद क्या चाहता है पर्याप्त रूप से बुद्धिमान होता है। इस मामले में साक्षरता की कोई भी मान्यता नहीं है। जिस तरह से जैसा आपको ठीक लगे वैसा आपको करें। तो इस तरह से बुद्धिमान वही होता है जो खुद के काम करे, खुद क्या करना चाहता है वही काम करे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा एवं शिक्षा के महत्व को भली भांति अंबेडकर साहब समझते थे। वे समाज में सभी को शिक्षित, विशेषकर दलित समाज को शिक्षित होने के महत्व को समझाते थे। अतः उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिकता एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य बताएं, जो इस प्रकार से है। पहला उद्देश्य है जीविकापार्जन का उद्देश्य, अपनी जीविका को ठीक तरीके से चलाना। तो अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा का प्रथम लक्ष्य विद्यार्थी को जीविकापार्जन अर्जित करना सिखाना होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा इंसान को आत्मनिर्भर बनाए, अतः विद्यार्थी की रुचि के अनुसार उसे रोजगारपरक शिक्षा भी अवश्य प्राप्त करवाई जानी चाहिए। एक रोजगार उसके पास होना चाहिए कि वह अपना जीवन व्यापन अच्छी तरीके से कर सके। दूसरा उद्देश्य है सामाजिकता का उद्देश्य। अंबेडकर शिक्षा द्वारा बालक को सामाजिक प्राणी बनाने की बात करते हैं। बालक को विद्यालय में शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में भी सम्मिलित करना चाहिए, तभी सामाजिक बुराइयों का दमन संभव हो सकेगा। वो जान सकेगा कि कौन कौन सी जो प्रथाएं, कुप्रथाएं चली आ रही हैं उनको हटाना चाहिए, कौन सी नई प्रथा इस तरीके से लानी चाहिए कि वो समाज के लिए हितकारी हो। तो वो सामाजिकता का उद्देश्य देना चाहते हैं। तीसरा उद्देश्य है आचरण का उद्देश्य। अंबेडकर के अनुसार विद्यार्थियों के आचरण को नियमित कर उनके व्यवहार को उनके हित के लिए बदला जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों में व्यक्तित्व की उन्नति हेतु आचरण की स्थापना को महत्व दिया। चौथा उद्देश्य है संगठन का उद्देश्य। अंबेडकर लोगों को प्रेरणा देते थे कि वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा देवें और शिक्षित बनो, संगठित हों, संघर्ष करो का नारा दिया करते थे वे लोगों को। तो इस तरह से आपको 4 ये उद्देश्य ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी व अनुशासन में संबंध। अंबेडकर स्वयं एक आदर्श शिक्षक रहे। वे शिक्षण, व्यवसाय तथा विद्यार्थियों से प्रेम करते थे। अंबेडकर मानते थे कि शिक्षक को पक्षपात रहित होकर के शिक्षा देनी चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। अंबेडकर जी ऐसे शिक्षक को महान मानते हैं जो विद्यार्थी को समानता और संघर्ष की शिक्षा देता है। अंबेडकर के अनुसार विद्यार्थी को समानता और संघर्ष की शिक्षा देनी चाहिए। विद्यार्थी को निडर, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। शिक्षा विद्यार्थी को केंद्र बिंदु मानकर के होनी चाहिए। विद्यार्थी को गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा न्याय के प्रति सजग रहना चाहिए। अंबेडकर दमन रहित अनुशासन के पक्ष में थे, जिससे अनुशासन में रहकर ही विद्यार्थी लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जे कृष्णमूर्ति का शिक्षा दर्शन के बारे में। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विद्यार्थी जितने वर्ष विद्यालय में बिताता है वह उसकी स्मृतियों में अवश्य आनंद और एक अच्छी अनुभूति देना चाहिए। वे मानते हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकों को पढ़ना तथा तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि हम कैसे देखें और कैसे सुने कि पुस्तकें क्या कह रही है, और जो वे कह रही हैं वह सत्य है या असत्य है, यह सब सीखना भी शिक्षा का ही अंग है। और आगे देखिए, शिक्षा का अर्थ उतना ही नहीं है कि वह दुनिया में आपको कोई नौकरी दिलाने में सहायक हो, बल्कि यह भी है कि इस दुनिया का सामना करने में आपकी मदद करे। सम्यक शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को इस जीवन का सामना करने में मदद करे, ताकि वह जीवन को समझ सके, उससे हार न मान ले, उसके बोझ से दब न जाए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात करते हैं कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में।
कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च कार्य ऐसे समाकलित व्यक्ति का निर्माण करना है जो जीवन का सामना समग्रता से करने में सक्षम हो। जीवन को संपूर्णता से देखने की क्षमता को कृष्णमूर्ति ने बुद्धिमत्ता कहा है। अतः शिक्षा का आधार आदर्शवाद नहीं होना चाहिए, यद्यपि इसका लक्ष्य वह स्वतंत्रता प्राप्त करना होना चाहिए जहाँ व्यक्ति सांस्कृतिक अनुकूलन में बंधा हुआ न हो, बल्कि वह वास्तव में एक स्वतंत्र और सृजनशील व्यक्ति हो। इस तरह से आपको बातें ध्यान रखनी है। और आगे देखिए, कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्चे अर्थों में शिक्षा व्यक्ति को परिपक्व व स्वतंत्र होने में, प्रेम और अच्छाई में प्रस्फुटित होने में सहायता देना है। हमारी रुचि इसी बात में होनी चाहिए, न कि बच्चे को किसी आदर्शवादी रूप में डालने में। इसके बाद में देखिए, कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षक व अनुशासन के बारे में कृष्णमूर्ति ने क्या कहा। तो इसमें देखिए, कृष्णमूर्ति के अनुसार विद्यालय को स्वयं द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों का आपस में जुड़कर के काम करना जरूरी है। कृष्णमूर्ति के लिए शिक्षक खुले मस्तिष्क वाला व संवेदनशील होना चाहिए। कृष्णमूर्ति आंतरिक अनुशासन पर बल देते हैं। इनके अनुसार बाह्य अनुशासन मन को मूर्ख बना देता है। शिक्षक का पहला काम यह है कि वह पहले खुद के विचारों व भावनाओं के प्रति सचेत हो और खुद के अनुकूलन व व्यवहार पर उसके प्रभाव को जांचे। व्यवस्था अनुशासन का ही दूसरा नाम है। इस तरह से कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। इसमें देखिए, विवेकानंद जी की शिक्षा दृष्टि उनके दार्शनिक विचारों के अनुसार थी। उनके विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव वेदांत दर्शन का था। वे अपने आप को वेदांती कहते थे। वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है या सत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और उनका शिक्षा दर्शन उनके इसी जीवन दर्शन एवं विश्व दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके लिए शिक्षा मनुष्य का पहले से मौजूद पूर्णता को प्राकट्य का माध्यम है। मनुष्य बाह्य जगत की वस्तुओं व घटनाओं से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, मनुष्य के पास सदैव ज्ञान है। यह ज्ञान मनुष्य के मन में निवास करता है। शिक्षा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति इसको खोजता है। उनके शब्दों में, मनुष्य ज्ञान का प्राकट्य करता है और उसको अपने अंदर खोजता है, जो शाश्वत माध्यम में उनमें पहले से ही विद्यमान है। इसके लिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपना मानसिक विकास करके अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अर्जित करता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे हैं। तो इसमें देखिए, विवेकानंद के अनुसार मानव जीवन के दो पक्ष हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। विवेकानंद के लिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के उन दोनों शारीरिक एवं मानसिक पक्षों का सर्वांगीण विकास करना है। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला उद्देश्य देखिए, ज्ञानार्जन का उद्देश्य। दूसरा है चरित्र एवं नैतिकता का विकास करने का उद्देश्य। तीसरा है आत्मिक एवं मानसिक विकास करने का उद्देश्य। और चौथा उद्देश्य है समाज सुधार की योग्यता का विकास करना। पांचवा उद्देश्य है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। छठा उद्देश्य है शारीरिक क्षमता का विकास करना। इस तरीके से आपको स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के स्वरूप के बारे में क्या कहा। तो यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि जो व्यक्ति की आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मानव की भौतिक प्रगति भी करे। उन्होंने कहा, आज हम चाहते हैं कि सूचना ही शिक्षा का अर्थ न होकर के बालक का मनुष्य के रूप में निर्माण करना है। उन्होंने शिक्षा को दो स्वरूप बताए हैं, आध्यात्मिक और व्यवहारिक बताया। यहाँ पर आध्यात्मिक और व्यवहारिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान करवाती है। ऐसी शिक्षा के लिए विवेकानंद वेद, गीता, उपनिषद, पुराण, धर्मग्रंथ, दर्शन, साहित्य, कला इत्यादि के अध्ययन करना आवश्यक मानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि पहले हमारे शास्त्र ग्रंथों में भरे पड़े आध्यात्मिकता के रत्नों को बाहर लाना चाहिए। विवेकानंद मातृभाषा में शिक्षा को जरूरी मानते थे। शिक्षा का स्वरूप हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक का स्थान कहाँ पर है। यद्यपि विवेकानंद ज्ञान को मनुष्य के अंदर ही विद्यमान मानते थे, इसलिए उनके अनुसार वास्तव में किसी द्वारा किसी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। हम में से प्रत्येक को अपना गुरु स्वयं को ही बनाना पड़ेगा, किंतु शिक्षक की भूमिका मन से विद्यमान ज्ञान को प्रकटीकरण में महत्वपूर्ण होती है। मन में जो ज्ञान बसा हुआ है उसको बाहर निकालने पर जोर देना, और यहाँ पर इसके लिए शिक्षक को अपने शिष्यों से घनिष्ठ आत्मीय संबंध रखने की अपेक्षा की गई है। इस तरह से दोस्तों, आपको इस थर्ड यूनिट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में दूर हुए हैं और आपने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ठीक तरीके से समझा है। शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या आपका जो सेकंड पेपर है, इसके बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। प्लेलिस्ट में दोस्तों आप यूनिट वाइज सारे वीडियोस को देख करके अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे, जान पाएंगे कौन सा यूनिट कितने नंबर का है
और कौन कौन से टॉपिक्स आपको याद करने हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।